नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 6 अगस्त और 6 अगस्त को दोस्तों आपका एसएससी सीएचएसएल का आपका एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका कल से यानी कि 7 अगस्त से आपका होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके 7 अगस्त से जो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम होंगे उनमें जीके जीएस के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि एसएससी सीएचएसएल का जो कंबाइंड जो पीडीएफ हमारा होता है पेड पीडीएफ, ठीक है, वो अभी तक का आपका 12 शिफ्टों का जो एग्जाम हुआ है सभी शिफ्टों का आपका कंबाइंड पीडीएफ कर दिया गया है। लगभग 300 प्रश्न आपके 12 शिफ्टों में बनते हैं, जिनमें से 250 प्लस प्रश्न हैं जो कि मिल गए हैं सभी को। इसी तरह जिस फॉर्मेट में आप अभी देख रहे हैं उसी फॉर्मेट में तैयार किया गया है, जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। और इसका जो शुल्क है मात्र 25 रुपये है, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोग एक बार लिख लीजिएगा 9973741666। ठीक है, ये दोस्तों आपका व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो पूछा गया है कि सरहुल त्यौहार कब और कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो सरहुल जो फेस्टिवल है फ्रेंड्स, पहली बात तो ये मनाया कहाँ जाता है, तो ये दोस्तों आपका मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, कहाँ मनाया जाएगा, तो झारखंड में मनाया जाएगा। इसके अलावा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू होता है, इसको भी याद रखिएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में, चैत्र महीने में। ठीक है, इसके अलावा ये दोस्तों आपका आदिवासियों का त्यौहार है जो कि तालाब से मछली और केकड़ा पकड़ने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा इस त्यौहार में सरई यानी कि सखुआ पेड़ के खास तौर पे पूजा की जाती है। ठीक है, तो किसकी पूजा की जाती है, पेड़ की। ठीक है, इसके अलावा मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज और हो आदिवासी के द्वारा ये मनाया जाता है। तो कौन कौन से आपके जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, एक तो आपका मुंडा हो गया, एक दोस्तों आपका भूमिज हो गया, एक दोस्तों आपका हो आदिवासी हो गया। ठीक है, तो इन 3 आदिवासियों के द्वारा आपका क्या मनाया जाता है, सरहुल फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो टैकल जो शब्द है वो आपका किस खेल से संबंधित है। ठीक है, टैकल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित अन्य शब्दों को देखें तो ड्रिबल, पेनल्टी किक, पास, गोल, हेड, साइड बैक, रिबाउंडर, कॉर्नर बैक, राइट आउट, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, स्टॉपर, डिफेंडर, वेस्ट लाइन। ठीक है, ये सभी जो शब्द है दोस्तों आपका टैकल जो कि फुटबॉल से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम है जो कि कहाँ से होता है। ठीक है, तो कावेरी नदी का जो उद्गम है आपका दोस्तों ताला कावेरी कोटागू पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलता है। ठीक है, ब्रह्मगिरी से निकलता है। ब्रह्मगिरी दोस्तों आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसका लंबाई दोस्तों आपका 805 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, तो आपका 805 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, किसकी, कौन सी गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों इसे कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, ये दोस्तों आपका दक्षिण भारत का गंगा हो गया, लेकिन दक्षिण गंगा पूछेगा तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा तमिल साहित्य में इस नदी को किस नाम से जाना गया है, तो पोनी नदी के नाम से। ठीक है, तमिल साहित्य में इस नदी को पोनी नदी के नाम से। इसकी उप नदियाँ यानी कि आपका सहायक नदी की बात करेंगे तो सहायक नदी में दोस्तों एक आपका काबनी हो गया, इसके अलावा एक आपका शिमसा हो गया, इसके अलावा हेमावती, इसके अलावा दोस्तों भवानी। ठीक है, ये सभी जो नदियां हैं आपका कावेरी नदी का ही उप नदियां हैं। और कावेरी नदी के किनारे बसे हुए शहर की बात करेंगे तो तीरू, ठीक है, तिरुचिरापल्ली, ये आपका कावेरी नदी के किनारे बसा एक शहर है। और कावेरी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली की सदनीरा नदी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शेर शाह का जो मकबरा है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो शेर शाह के बारे में आप लोग को मालूम होगा, सूर्य साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, कौन सा संस्थापक, तो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक आपका शेर शाह हुआ, जिसकी जो आपका मकबरा है ये तो दोस्तों आपका सासाराम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, सासाराम में स्थित है। सासाराम दोस्तों आपको कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा शेर शाह के विषय में हम लोग कुछ बात करें फ्रेंड, तो शेर शाह दोस्तों आपका कौन था, तो शेर शाह जैसा कि आपने हमको बताया सूर्य साम्राज्य। ठीक है, तो सूर्य साम्राज्य का स्थापना जो शेर शाह है वो दोस्तों आपका 1540 में दोस्तों एक आपका कन्नौज का युद्ध करता है। ठीक है, कन्नौज का युद्ध जिसे कि इतिहास में बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये युद्ध करता है, किसके साथ करता है, तो ये दोस्तों आपका मुगल शासक हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के साथ ये युद्ध करता है। हुमायूं को दोस्तों युद्ध करने के बाद, ठीक है, युद्ध करने के बाद, ठीक है,
आपका हुमायूं को क्या करता है, ये देश से भगा देता है, ये हुमायूं खुद भाग जाता है। इसके अलावा इसके बाद ही शेरशाह ने 1540 में सूर समाज का स्थापना किया था, जो कि शेरशाह की मृत्यु तो हो गया था। इसके अलावा 1555 तक आपका ये 15 साल तकरीबन सूर समाज का स्थापना ही दिल्ली में रहता है, ठीक है, दिल्ली में रहता है। इसके अलावा आपका 1555 में हुमायूं फिर आता है, फिर इसको सरहिंद के युद्ध में आपके इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उसको हरा देते हैं। इसके बाद आपका फिर से वो आपका शासन कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे इसका जो निर्माण है शेरशाह मकबरा का 16 अगस्त 1545 को कराया था। शेरशाह का मृत्यु 22 अगस्त 1545 को हो गया था कलिंजर के किले में, जो कि यूपी में होता है, आकस्मिक बारूद विस्फोट में, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख मुगलों के मकबरे को देखें फ्रेंड्स, तो आपका एक शाहजहाँ का मकबरा जो कि आपका आगरा में है, बाबर का मकबरा आपका काबुल में है, अकबर का मकबरा सिकंदर जो कि आगरा के पास है, हुमायूं का मकबरा दोस्तों आपका कहाँ है, तो दिल्ली में है, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, और बहादुर शाह जफर का मकबरा दोस्तों आपका रंगून में है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वायु गैस का प्रमुख घटक क्या है, ठीक है। तो वायु गैस के प्रमुख घटक के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों आपका मीथेन है, ठीक है। तो मीथेन आपका राइट आंसर हो गया। इसके अलावा आपका बायोगैस में मीथेन जो होता है 50 से 70%। इसके अलावा जलवाष्प होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो दोस्तों आपको मालूम होंगे MS स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन दोस्तों आपका भारत में क्या थे, हरित क्रांति के जनक थे। इसके अलावा भारत में अगर आपसे श्वेत क्रांति के जनक आपसे पूछे जाए, श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है, तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन दोस्तों आपके श्वेत क्रांति के जनक थे। और भारत में जो हरित क्रांति है वो दोस्तों आपका 1966 से 70 के बीच में शुरू हुआ था। और आपसे बात करेंगे वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये दोस्तों आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है, जो कि दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारत में NBFC, ठीक है, भारत में NBFC MFI को कौन विनियमित करता है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, ठीक है। RBI दोस्तों आपका क्या करता है, गैर बैंकिंग वित्तीय प्रणाली माइक्रो फाइनेंस संस्थान, ठीक है, रिजर्व बैंक निर्देश द्वारा 2011 द्वारा विनियमित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि HDI रिपोर्ट में 2021-22 में चीन की स्थिति क्या थी, ये आपको बताना था। तो चीन का जो रैंकिंग था आपका 79वां था, ठीक है, 79 आपका चीन का रैंकिंग था। इसके अलावा मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग की बात करेंगे 21-22 का, ठीक है, 21-22 का बात करेंगे मानव विकास रिपोर्टिंग में भारत का, तो ये आपका 132वां स्थान था, ठीक है। श्रीलंका का 73वां था, भूटान का 137वां, बांग्लादेश का 129, पाकिस्तान का 166, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला IPL 2023 के चैंपियन कौन थे, ठीक है। तो महिला IPL 2023 के चैंपियन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके कौन थे, मुंबई इंडियंस, ठीक है। कौन थे फ्रेंड, तो मुंबई इंडियंस थे। रनअप की बात करेंगे तो दिल्ली कैपिटल, और सबसे ज़्यादा रन जो मारता है उसे मिलता है ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप किसको मिला था, तो मैग लैनिंग को मिला था, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के ही खिलाड़ी थे। इस ट्रॉफी में आपका 5 करोड़ 5 लाख रुपए मिलता है, एक ट्रॉफी मिलता है। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को आपको मिलता है पर्पल कैप, ये किसको मिला था, तो हैली मैथ्यूज को मिला था, जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी थे। ट्रॉफी और 5 लाख रुपया इनको भी मिला था। नेक्स्ट है कि मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है ये दोस्तों आपका केरल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। मोहिनी के विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं के द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। इसके अलावा भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, वो कौन कौन से हैं, तो आपका एक है भरतनाट्यम, जो कि आपका तमिलनाडु का है, जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा अगला है आपका ओडिसी, जो कि आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी है, जो कि आपका मणिपुर का है। कुचिपुड़ी है, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली दोस्तों आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो केरल, और सत्रिया नृत्य की बात करेंगे तो असम का, जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, जो कि 2000 में ही ये जुड़ा है। नेक्स्ट है कि
वुमेन्स फुटबॉल अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है। तो वुमेन्स अंडर 17 जो वर्ल्ड कप है वो दोस्तों आपका भारत में, ठीक है, भारत में आयोजित हुआ है, वो भी भारत में हुआ है, ठीक है। भारत के कितने शहरों में हुआ है, तो 5 शहरों में हुआ। वो 5 शहरें कौन कौन सी थी, तो भुवनेश्वर थी, कोलकाता थी, गुवाहाटी है, अहमदाबाद है और आपका नवी मुंबई है। इसके अलावा इसके चैंपियंस की बात करेंगे तो चैंपियंस आपका स्पेन बना था, और रनअप की बात करेंगे उप विजेता तो आपका कोलंबिया बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप भारत किसको हराकर जीता है, तो इसका राइट आंसर आपका इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। जो भारतीय अंडर 19 जो महिला टीम है T20 विश्व कप का खिताब है जो कि अपने नाम किया था, फाइनल में भारत ने किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था। इसके अलावा भारत ने 36 गेंद बाकी रहते ही अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया था, और कितने विकेट से, तो 7 विकेट से ये जीता था भारत ने, ठीक है। इंग्लैंड के जो कप्तान थी और ऑलराउंडर थी ग्रेस स्क्रिवेंस, वो दोस्तों आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है जो कि चुनी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के कर्तव्य किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो ये जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 51 का खंड के, ठीक है, खंड के में आपका ये वर्णित है। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आपके जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसको भी याद रखिएगा। वो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो उसको बताने से पहले आपको बता दें, ये जो आपका 76 में जोड़ा गया था वो आपका 10वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये जो के वाला जो मौलिक कर्तव्य आप देख रहे हैं, माता पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चे तो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य वाला, ये आपका 2002 में जोड़ा गया था। उस समय 86वां संवैधानिक संशोधन आपका हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से है, तो पहला है आपका संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वजों और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा है आपका स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और संरक्षित करना। इसके अलावा अगला है देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए कहा जाए। इसके अलावा अगला है धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या आंशिक विविधता से आगे बढ़कर भारत के सभी लोग के बीच सामंजस्य और समान भाईचारों की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना। इसके अलावा अगला है देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व को समझना और संरक्षित करना। इसके अलावा अगला है जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों की करुणा रखना। इसके अलावा अगला है वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावादी विचारधारा को विकास एवं जांच और सुधार की भावना को विकसित करना। इसके अलावा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को रोकना। इसके अलावा अगला है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना और ताकि राष्ट्र निरंतर उपलब्धि के उच्च स्तर पर बढ़े। तथा जो आपका अंतिम है वह है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है, तो पंचम दा के नाम से दोस्तों आपका राहुल देव बर्मन को जाना जाता है। राहुल देव बर्मन आपका एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने 1960 के दशक में हिंदी फिल्मों संगीत की रचना शुरू की थी। उनका नाम उपनाम पंचम दा था। इसके अलावा जगजीत सिंह की बात करेंगे तो गजल की लोकप्रियता के पुनरुत्थान के लिए किन्हें जाना जाता है, तो जगजीत सिंह को जाना जाता है। अगला है कि आपका लोहड़ी जो फेस्टिवल है वो आपका किस राज्य का है, तो लोहड़ी आपका पंजाब का, कर्मा आपका झारखंड का ये फेस्टिवल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, तो राष्ट्रनिरपेक्ष वो शब्द है जो कि आपके भारतीय संविधान में है ही नहीं या प्रस्तावना में नहीं है। इसके अलावा प्रस्तावना की बात करेंगे तो आपका 1976 में आपका एक संशोधन हुआ था, आपका 1976 में संशोधन हुआ था जिसमें प्रस्तावना में आपका क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। ये प्रस्तावना में संशोधन जो किया गया था वो आपका पहला ही संशोधन था और अंतिम भी ये था, ठीक है। इसके बाद से कोई भी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया गया है। उस समय आपका 3 शब्द जोड़े गए थे, वो 3 शब्द था आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ये 3 शब्द आपके ये जोड़े गए थे। यही 3 शब्द आपके बार बार ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्द नहीं थे, एक तो आपके है प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है लोकतंत्रात्मक और आपका गणराज्य। ठीक है, तो ये सभी शब्द आपके प्रस्तावना में हैं। बाकी तीनों शब्द को याद रखिएगा, वो आपका प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा ही जुड़े गए हैं। नेक्स्ट 1909 का जो भौतिक नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो ये दोस्तों आपका मिला था आपका किसे, तो मार्कोनी को मिला था। ठीक है, मार्कोनी के साथ भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार साझा किया गया था। इसके अलावा ब्राउन को भी मिला था, दोनों को मिला था संयुक्त रूप से। इसके अलावा भारत के कुछ महत्वपूर्ण आपके नोबेल पुरस्कार विजेता को देखें भारत के या भारत मूल्य के, तो एक है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें कि आपका 1913 में साहित्य गीतांजलि के लिए मिला था। दूसरा है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जिसे कि 1930 में आपकी भौतिकी के लिए मिला था। इसके अलावा हरगोविंद खुराना है जिसे कि चिकित्सा में आपका 1968 में मिला था। मदर टेरेसा जी को मिला है 1989 में, आपके शांति के लिए प्रथम महिला भारतीय हैं जिन्हें नोबेल मिला है। अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिन्हें कि भौतिकी में 1983 में मिला है। अमर्त्य सेन जी को मिला है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। वीएस नेपाल जी को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, और वेंकट रमन रामाकृष्णन को मिला है 2009 में रसायन के क्षेत्र में, और आपके कैलाश सत्यार्थी को मिले हैं 2024 में शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सभी आपके नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जो कि आपके भारत के हैं या भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।